मूवी की शुरुआत में एक लड़की मेरी हमें उस खतरनाक वायरस के बारे में बताती है जिसने पूरे अमेरिका के 18 साल से छोटे बच्चों की आजादी छीन लिया था। लेकिन असली डर बच्चों के संक्रमित होने का नहीं था, बल्कि वह वायरस बच्चों के शरीर में रहकर बच्चों को नुकसान ना पहुंचाकर सिर्फ उनके संपर्क में आने वाले वयस्कों को संक्रमित करके खतरनाक नरभक्षियों में बदलता जा रहा था। इसलिए डर कर सारे बच्चों को वयस्कों से दूर कैंप्स में ठूंस दिया गया। लेकिन जब बाद में यह साफ हो गया कि बच्चों के अंदर असल में कोई वायरस है ही नहीं, तब भी डर इतना गहरा बैठ चुका था कि बच्चों को कैंप से बाहर निकालना या बिना पेरेंट्स और वैलिड आईडी के उन्हें पनाह देना तक सख्त अपराध बना दिया गया। यहाँ तक कि कैंप से भागने की कोशिश भी बच्चों के लिए जानलेवा बन गई। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना कैंप से भागना शुरू कर दिया, और उन्हीं बच्चों में से मेरी खुद एक है जो भागते हुए एक बॉर्डर चेक पॉइंट तक आ गई है ताकि किसी बस में छिपकर देश के बाहर भाग सके। यहाँ उसे सप्लाई चुराने के लिए भटक रहा एक लड़का जेफी मिलता है, जो उसे बताने लगता है कि बिना वैलिड आईडी के वह बस से बॉर्डर पार नहीं कर पाएगी। लेकिन मेरी को यह सब पहले से पता होता है, इसलिए वह जेफी से परेशान होकर उसे वहां से अपनी जान बचाकर निकल जाने को कहती है और खुद भी छुपकर बस स्टॉप की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन तभी अचानक से पुलिस की नजर उस पर पड़ जाती है, तो वह भी उनसे जान बचाने के लिए वापस भागने लगती है। तभी सही समय पर जेफी फिर से वहां आ जाता है और मेरी को पुलिस से बचाकर अपने ठिकाने पर ला लेता है, जो एक पुराना छोड़ा हुआ कम्युनिटी सेंटर होता है। यहाँ जेफी के साथ उसका बड़ा भाई बेन, उसकी बहन विक्की, उसका दोस्त सेथ और सेथ की गर्लफ्रेंड क्रिस्टल भी रहते हैं, जिन्होंने मेरी की तरह ही किसी कैंप से भागने के बाद इस जगह को अपना सीक्रेट ठिकाना बनाया हुआ है। शुरुआत में वे सब मेरी को देखकर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि मेरी के आने से कहीं उनका यह ठिकाना पुलिस की नजर में आ जाए। लेकिन जब मेरी उन्हें बताती है कि वह बॉर्डर पार करना चाहती है और उन्हें मेरी के पास अंडरग्राउंड टनल का एक नक्शा भी मिलता है जिससे बॉर्डर पार किया जा सकता है, तो उन सबको भी उम्मीद की एक किरण दिखने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वे कोई प्लान बना पाते, उनके पास पड़े एक पुलिस रेडियो पर आवाज आती है कि 2 भागे हुए बच्चे आखिरी बार कम्युनिटी सेंटर की ओर जाते देखे गए हैं। तो सबको समझ आ जाता है कि उनका ठिकाना अब सुरक्षित नहीं है। इसीलिए वे सब तुरंत अपना सामान समेटकर एक वैन लेकर रातों रात निकल पड़ते हैं और मेरी के नक्शे में दिख रही टनल की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में मेरी को नींद में एक डरावना सपना आता है, जिससे उन सबको पता चलता है कि दरअसल कैंप से भागते समय मेरी के साथ उसकी छोटी बहन लिली भी थी, जो फेंसिंग पार करते समय स्नाइपर की गोली से मारी गई थी। मेरी अपनी बहन को याद करके उदास होने लगती है, तो वे सब भी मेरी का दुख बांटते हुए उसके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए वे सब सप्लाई चुराने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां बैन नकली आईडी दिखाकर कैशियर का ध्यान भटकाने लगता है और बाकी लोग सामान चुराने लगते हैं। लेकिन तभी एक कस्टमर विक्की को पकड़ लेता है और हालात बिगड़ जाते हैं। अफरा तफरी में मेरी मजबूरी में कैशियर को गोली मार देती है ताकि वह पुलिस को कॉल न कर सके। लेकिन कैशियर भी पलटकर बैन के कंधे पर एक गोली मार देती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। सब घबरा कर किसी तरह वैन लेकर भाग निकलते हैं, लेकिन उनकी जंग और बढ़ती जाती है। थोड़ी देर बाद एक सुनसान रास्ते पर उनकी वैन खराब हो जाती है। बैन की हालत भी तेजी से बिगड़ रही होती है, पर तभी उन्हें एक उम्मीद की किरण, एक सुनसान घर दिखाई देता है। तो सब बिना समय गवाए बैन को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, पूरे घर में अचानक अलार्म बजने लगता है। सब बुरी तरह से घबरा जाते हैं, पर तभी अलार्म बंद होता है और उस घर की मालकिन क्लारा दरवाजा खोलती है। शुरुआत में तो वह भी बच्चों की मदद न करने वाले सख्त कानून के चलते उनकी मदद करने से इनकार कर देती है, लेकिन वह एक नर्स होती है, इसलिए फिर बैन की हालत देखकर उनकी मदद करने के लिए मान जाती है और उन सबको उसके पुलिस पति के नाइट शिफ्ट से लौटने से पहले वहां से निकल जाने की चेतावनी देकर घर के अंदर ले लेती है। फिर वह बैन का इलाज करके उसके घाव को सील देती है और उन्हें पुलिस को ना सौंपने का भरोसा दिलाकर सबको खाने के लिए कुकीज और दूध भी देती है। यहाँ क्लारा उन्हें अपने दर्दनाक अतीत के बारे में भी बताती है कि उन सब की तरह उसकी भी एक प्यारी सी बेटी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। बच्चों को भी उसका स्वभाव अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी वे सब देश से भागने की उम्मीद में क्लारा से उसकी कार की चाबी मांगने लगते हैं। यहाँ तक कि उसे गन दिखाकर चाबी छीन भी लेते हैं, लेकिन अगले ही पल वे सब खुद ही अचानक से बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब बेन, जेफी, क्रिस्टल और विक्की को होश आता है, तो वे चारों खुद को क्लारा के घर के अंधेरे एटिक में कैद पाते हैं। तुरंत ही उन्हें एहसास हो जाता है कि वे सब किसी खतरनाक जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि क्लारा ने कार चुराने की कोशिश से पहले ही उन सबको कुकीज में बेहोशी की दवा खिला दी थी। लेकिन सबसे बड़ा डर उन्हें इस बात का होता है कि उनके 2 दोस्त मेरी और सेठ उनके साथ वहां नहीं होते। मेरी की आंख नीचे क्लारा की मरी हुई बेटी के कमरे में खुलती है, जहां क्लारा उसे बताती है कि उसके सारे दोस्त उसे छोड़कर भाग गए हैं। फिर वह मेरी को अपनी बेटी के इयररिंग्स पहनाती है और उसी को अपनी मरी हुई बच्ची मानकर अजीब सा प्यार जताने लगती है। साथ ही समझाती है कि अब उसके पास यहाँ उसके साथ रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। दूसरी ओर सेठ
सेठ की आंख बेसमेंट के कमरे में खुलती है, जहां वह खुद को लगभग बिना कपड़ों के देखकर डर जाता है। तभी क्लारा उसे जबरदस्ती शॉवर में नहलाकर एक दूसरे कमरे में भेज देती है और जैसे ही वह कमरे में दाखिल होता है, अंधेरे में छिपी कोई खौफनाक चीज उस पर टूट पड़ती है और कुछ ही पलों में वह सेठ को बेरहमी से चिथड़े छटड़े करके खा जाती है। पूरा बेसमेंट उसकी दर्दनाक चीखों से गूंज उठता है, लेकिन सेठ की यह चीखें उसके दोस्तों तक पहुंच भी नहीं पाती हैं। इसी बीच एटिक की छोटी सी खिड़की से बच्चों को बाहर एक पुलिस ऑफिसर फिट्स क्लारा के घर आते दिखता है, जो क्लारा का पुराना जानने वाला होता है और घर में बच्चों को ढूंढने आया होता है, क्योंकि पास ही उसे उनकी वैन मिली होती है। पर क्लारा उसे साफ कहती है कि उसने बच्चों को नहीं देखा है। फिर भी फिट्स को उस पर हल्का शक होता है, पर फिर वह पुराने रिश्ते की वजह से बाहर आ जाता है। ऑफिसर को देखकर एटिक में कैद जेफी गुस्से में सलाखें पीटकर उसका ध्यान खींच लेता है, लेकिन तभी उसकी बहन विक्की उसे रोककर समझाती है कि पुलिस ने अगर उन्हें पकड़ लिया तो वे सब फिर से अलग अलग कैंप्स में डाल दिए जाएंगे और फिर कभी वे सब एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे। बाहर क्लारा भी इसे पुराने रेडिएटर का शोर बताने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी फिट्स घर की तलाशी लेना चाहता है, तो क्लारा उसे पुरानी पहचान का हवाला देकर रोक लेती है और दोबारा कभी वहां ना आने कहकर अंदर चली जाती है और उसके जाते ही एक राइफल लेकर एटिक में आ जाती है, जहां सब बच्चे उससे सेठ के बारे में पूछने लगते हैं। तो क्लारा रहस्यमय अंदाज में कहती है, जल्द ही तुम सब उससे मिलोगे। फिर वह जबरदस्ती उन सबको भी नहलाकर उनके पुराने कपड़े उतारवा देती है और हॉस्पिटल जैसे नए कपड़े पहना देती है। अगली सुबह क्लारा मेरी को अपना ग्रीन हाउस दिखाने ले जाती है, जहां मेरी मौका देखकर क्लारा को मारने के लिए फावड़ा उठा लेती है, लेकिन तभी क्लारा अपने पति हैं की मौत की बात बताकर रोने लगती है, तो मेरी भी हैरानी और भावनाओं में बहकर उसे मार नहीं पाती है। इसी दौरान उसके बाकी दोस्त एटिक की एक पतली दीवार तोड़कर रास्ता बना लेते हैं और क्लारा के मेरी के साथ बाहर होने का फायदा उठाकर उस रास्ते से विक्की को नीचे घर में भेज देते हैं, जहां एक रूम में उसे क्लारा के पति हैं की याद में बना स्मारक मिलता है। जबकि क्लारा ने उन सबको बताया था कि उसका पति नौकरी पर है, पर तब तक क्लारा मेरी को लेकर वापस घर आने लगती है, तो विक्की के दोस्त घबराकर खिड़की से बाहर मेरी को इशारा करने लगते हैं और किस्मत से मेरी भी उन्हें देख लेती है। वह तुरंत समझ जाती है कि क्लारा ने उसे झूठ कहा है कि उसके दोस्त उसे छोड़कर भाग गए हैं। अब बेन और क्रिस्टल इशारों में मेरी को क्लारा का ध्यान भटकाने के लिए कहते हैं, तो मेरी भी उनकी बात समझकर सब्जी की टोकरी गिराकर क्लारा को थोड़ी देर वहीं रोक लेती है और उसी पल विक्की एक छोटा चाकू लेकर वापस एटिक में लौट आती है और जब क्लारा ऊपर जाकर चेक करती है तो सब ऐसे बैठे होते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्रिस्टल क्लारा के सामने रो रो कर उसे सेठ से मिलवाने की विनती करने लगती है, तो क्लारा भी मान जाती है, लेकिन क्रिस्टल के बाकी दोस्त समझ जाते हैं कि इसमें जरूर क्लारा की कोई चाल होगी। वे सब क्रिस्टल को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानती और क्लारा उसे भी बेसमेंट में ले जाकर जबरदस्ती शावर में बंद कर देती है, जहां रात में उसे भी वही खौफनाक चीज बेरहमी से मारकर खा जाती है। इस दौरान विक्की एक बार फिर से एटिक से बाहर निकल आती है और चुपके से क्लारा के ग्रीन हाउस में आग लगाने की कोशिश करती है ताकि क्लारा का ध्यान भटका सके, लेकिन क्लारा तुरंत पीछे पहुंचकर विक्की को पकड़ लेती है और घसीटते हुए वापस एटिक में ले आती है। और जब बच्चे सच बताने से इनकार कर देते हैं कि विक्की बाहर कैसे निकली, तो क्लारा का गुस्सा और भी खतरनाक रूप ले लेता है। वह मेरी को भी एटिक में ले आती है और सच उगलवाने के लिए जेफी के गले में जबरदस्ती एक शॉक कॉलर पहना देती है। जेफी की हालत देखकर विक्की डर जाती है और मजबूर होकर क्लारा को वह रास्ता बता देती है, साथ ही अपने भाई को बचाने के लिए उसका कॉलर उतारकर खुद पहन लेती है। फिर भी क्लारा का गुस्सा शांत नहीं होता। वह मेरी को रिमोट पकड़ाकर विक्की को शॉक देने के लिए मजबूर करती है, लेकिन मेरी का दिल नहीं मानता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तब क्लारा खुद बटन दबा देती है और पूरा एडिक विक्की की चीखों से गूंज उठता है। मेरी समझ जाती है कि अब उसे ही उन सबको बचाने के लिए कुछ करना होगा, इसीलिए रात में वह चुपके से अपने कमरे से बाहर आकर क्लारा की नशे की दवा चुरा लेती है, लेकिन वापस लौटते समय अंधेरे में क्लारा उसे अकेली एक दीवार से खामोशी में बातें करती हुई दिखती है, जैसे वहां कोई अदृश्य शख्स खड़ा हो। मेरी घबराकर तुरंत अपने कमरे में वापस आ जाती है। अगली सुबह चाय पीते समय क्लारा मेरी से कहती है कि उसने रात को अपने मरे हुए पति से बात की है। उसकी आंखों में अब एक अजीब पागलपन होता है। वह अब मेरी से एक अजीब जुनून के साथ जिद करने लगती है कि वह हमेशा उसकी बेटी बनकर यहीं रहे, लेकिन तभी वह अचानक बेहोश हो जाती है क्योंकि मेरी ने उसकी चाय में पहले ही नशीली दवा मिला दी होती है। मेरी अब बिना समय गवाए उसकी जेब से चाबियां निकालती है और बाहर भागकर शेड से क्लारा की कार लेकर आ जाती है और तेजी से एटिक में जाकर अपने दोस्तों को भी आजाद कर देती है, लेकिन वे सब बाहर निकल पाते। उससे पहले ही क्लारा एक राइफल लेकर दरवाजे पर आ जाती है और गुस्से में वह सबको फिर से एटिक में कैद करके मेरी को ले जाकर बेसमेंट के उसी कमरे में बंद कर देती है और
उसे शवर में भिगाने लगती है। लेकिन तभी ऑफिसर फिट्स फिर से उसके घर आ जाता है और क्लारा से उन बच्चों के बारे में पूछकर उसे कुछ न करने का वादा करता है। तो मेरी उसे बता देती है कि उसने घायल बच्चे की मदद की थी और साथ ही झूठ कह देती है कि उसके बाद वह उन सबको बॉर्डर तक छोड़ आई थी और फिर से फिट्स को टाल देती है। पर इस बार फिट्स को बाहर एक डस्टबिन में सेठ के चित्रणों में बटी लाश मिल जाती है। लेकिन तब तक क्लारा फिर से बेसमेंट में जाकर मेरी को भी शवर से निकालकर उसी डरावने कमरे में धकेल देती है। वहां मेरी को क्लारा का असली राज पता चलता है। नीचे उसे क्लारा का जॉम्बी बन चुका पति है क्रिस्टल के शरीर को खाता हुआ दिखता है। मतलब क्लारा अपने जॉम्बी बन चुके पति हैंक को बेसमेंट में छुपा कर रखती है और उसके घर में आने वाले अनजान लोगों को हैंक का खाना बना देती है। अब हैंगक मेरी पर भी झपटने लगता है, लेकिन मेरी के कानों में अपनी बेटी के झुमके देखकर अचानक हैंक को अपनी बेटी की याद आ जाती है और वह रुक जाता है। तो मेरी भी मौका पाकर इंसानी लाशों और खून से भरे गड्ढे से रेंग कर दीवार की दूसरी ओर निकल जाती है। उधर क्लारा अब राइफल लेकर बाकी बच्चों को भी मारने एटिक में पहुंच जाती है। लेकिन दरवाजा खोलते ही जेफी विक्की का चुराया हुआ चाकू क्लारा के पेट में ही घोंप देता है, जिससे क्लारा तड़प कर वहीं गिर जाती है। अब जेफी, बैन और विक्की तीनों भागकर नीचे आ जाते हैं। फिट्स भी दरवाजे पर उन्हें बचाने आ जाता है, लेकिन क्लारा ने पहले ही दरवाजा अंदर से लॉक कर रखा होता है। तभी मेरी भी बेसमेंट से किसी तरह निकलकर उनके पास आ जाती है, पर उसका पीछा करते हुए हैं भी वहां आकर विक्की को काट लेता है। तो फिट्स भी उनकी चीखें सुनकर दरवाजा तोड़ देता है और हैंक को गोली मारकर वहीं ढेर कर देता है और विक्की का घाव चेक करने लगता है। पर तभी क्लारा फिर से सीढ़ियों पर आकर फिट्स को गोली मार देती है और टूटे हुए मन से अपने पति की लाश के पास आकर घुटनों के बल बैठ जाती है। तो मेरी भी मौका देखकर एक बुनाई वाली सुई को क्लारा की गर्दन में घोंप देती है, जिससे उसकी भी वहीं मौत हो जाती है। अब मेरी, जेफी, बैन और विक्की चारों क्लारा की कार लेकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उनकी कार स्टार्ट नहीं हो रही होती है। तो जेफी भी तुरंत बोनट खोलकर इंजन ठीक कर देता है, पर तभी हैंक फिर से उठकर बाहर आ जाता है और जेफी पर हमला करके उसका हाथ में काट लेता है। तो बैन कमजोर हालत में भी अपने भाई को बचाने बाहर आकर पूरी ताकत से हैंक से लड़ने लगता है और विक्की भी तुरंत अंदर से क्लारा की राइफल लाकर हैंक के सिर पर गोली मारकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। लेकिन इस लड़ाई में बैन और भी बुरी तरह से कमजोर हो जाता है और अपने भाई बहन की बाहों में ही दम तोड़ देता है। साथ ही विक्की को भी समझ आ जाता है कि हैंक के काटने से उसे भी इन्फेक्शन हो गया है। तो वह उदासी भरे मन से जेफी से कहती है कि उसे भी बैन के साथ दफना देना और खुद को भी गोली मार लेती है। अब बस जेफी और मेरी ही रह जाते हैं, जो अपने सारे भाई बहनों और दोस्तों को खोकर पूरी तरह से टूट जाते हैं। जेफी अपने भाई बहन को दफनाने के बाद मेरी को गन देकर संक्रमित होने से पहले उसे भी मार देने कहने लगता है, लेकिन मेरी ऐसा नहीं करती। वह भविष्य के एक अनजान खतरे के साथ ही जेफी को पीछे की सीट पर बिठाकर रेगिस्तान से होते हुए बॉर्डर की ओर निकल पड़ती है। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।